हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हमारा हिस्ट्री का फाइनल पार्ट यहाँ पर फाइनली आ चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने बताना है कि आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जब हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी हिस्ट्री की, वो फर्स्ट पार्ट से जुड़े हुए थे। आज 21 वाला लेक्चर है, वो आज तक ये सीरीज़ कंटिन्यू देखते जा रहे हैं। पहले तो उन बच्चों ने कमेंट करके बताना जो स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे थे, और दूसरा ये बताना कि आपको इसी तरह से नोट्स फॉर्म में वीडियो चाहिए या फिर आप चाहते हो कि वाइट बोर्ड में वीडियोज़ आए आने वाले सेक्शन जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। ये दो बातें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। जैसे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 देख लेंगे, माउंटबेटन प्लान देख लेंगे, और उसके तो इंडिया की आज़ादी और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स ये सब कुछ देख लेंगे। बस आपको वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक देखना होगा और वीडियो को शेयर भी करना होगा। टारगेट फिर से वही है 3000 लाइक का। अब देखते हैं आप लाइक करते हो, टारगेट अचीव करवाने में हेल्प करते हो, कितनी जल्दी हेल्प करते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 की। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 की बात करें तो जब ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड एटली जो थे, क्लीमेंट एटली आप नाम सुनते होंगे। तो लॉर्ड एटली यहाँ पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। सरकार चेंज हो चुकी थी, लेबर पार्टी वहाँ पर आ चुकी थी। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लॉर्ड एटली। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए। इस कैबिनेट मिशन की बात करें, इसमें 3 मेंबर्स थे। एक थे सर पैथविक लॉरेंस, ये हेड भी थे यहाँ पे। एक सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंड्रा, ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। इन्हें इंडिया में भेजा जाता है। ये मिशन इंडिया में आता कब है? मार्च 1946 को ये जो मिशन है ये इंडिया में आखिरकार लौट कर आ जाता है। लौट करके आएगा मतलब इंडिया में आ जाता है। एम क्या था इस कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का? क्योंकि देश वो अगर वर्ल्ड वॉर की बात करें वो ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ पर क्या था कि ट्रांसफ़र करनी है पावर, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से जो है वो इंडियन लीडर्स को पावर ट्रांसफ़र करनी है। सारा जो पावर वगैरह का सिस्टम जो भी है वो इंडिया को सौंप कर ब्रिटेन को इंडिया खाली करना है। ये था फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें 1946 वाले। कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पर आता है, 3 हफ्ते तक चलता है, डिस्कशन करता है अलग अलग पार्टी से, लेकिन फाइनली कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है। जब सोल्यूशन मिलता नहीं है तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस दे के जाता है। बोलते देखो आपसे तो कुछ हो नहीं रहा, हम आपको बातें बता रहे हैं वो मान लो। तो वो रिकमेंडेशंस जो देता है उसमें से कुछ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ यहाँ पर। पहले जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को 3 सेक्शन में बांट दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया के मैप की बात करेंगे, जैसे जो मद्रास वाला सेक्शन है वो सेक्शन ए में क्या आ जाता है? मद्रास, यूपी, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, एक सेक्शन ये आ गया। सेक्शन बी जो ये वाला पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये वाला एक सेक्शन आ जाता है। एक असम बंगाल वाला सेक्शन आ जाता है। मतलब यहाँ पर जो है वो 3 पार्ट्स में यहाँ पर बांट के रख दिया। ठीक है, असम बंगाल आ गया और बाकी ये वाला आ गया। 3 सेक्शन में जो है इंडिया को बांट के रख दिया। अब कहा गया कि इंडिया का क्या करना है? इन सभी को आप मिलकर संविधान बना दो, आप मिलकर संविधान बनाओ, आप मिलकर संविधान बनाओ। पहले ये सभी मिलकर बनाएंगे, फिर पूरा सेक्शन ए का बन जाएगा। ये सभी मिलकर बनाएंगे, सेक्शन बी का बन जाएगा। सभी मिलकर बनाएंगे, सेक्शन सी का संविधान बन जाएगा। और फिर सभी फाइनली मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना देना। इस तरह की बातें करी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली और इनको ये भी कहा जाता है कि 5 साल के बाद, जैसे अगर पंजाब सेक्शन, जैसे मान के चलो बंगाल है मुस्लिम मेजॉरिटी, ठीक है, अगर बंगाल को लगता है कि नहीं उसे जो है वो सेक्शन बी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी, तो दोनों मिल सकते हैं यहाँ पे जाके, तो अपने ग्रुप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा होगा मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, वो कोई भी प्लान मान नहीं रहा था, बट वही वाला प्लान मान गया था। यहाँ पे हालांकि कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा था कि अनडिवाइडेड इंडिया की बात करेंगे। जैसे मुस्लिम लीग डिमांड करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना की बात की डिमांड करते कि मुस्लिम लीग अलग होनी चाहिए, मुस्लिम स्टेट हमें अलग से चाहिए, पाकिस्तान के फॉर्मेशन के लिए एक अलग से मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए। यहाँ पर अलग से मुस्लिम स्टेट की बात ही नहीं करी गई, अनडिवाइडेड इंडिया की बात करी गई। फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना ने एक्सेप्ट कर ऑफर क्यों कर लिया था? क्योंकि पहले अगर पाकिस्तान अलग भी होता तो ये वाला पार्ट कुछ अलग होना था, लेकिन अब उसको दिख रहा था कि यहाँ पे एक और यहाँ पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया यहाँ पे सेक्शन बांट दिए, तो हो सकता है बाद में ये वाला पार्ट हमारे अंडर आ जाए, हम इनको कन्विंस कर लेंगे तो बड़ा पाकिस्तान बनकर आ जाएगा। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये प्रपोजल मान लेता है फिलहाल स्टार्टिंग में कैबिनेट मिशन प्लान बोला। हालांकि बाद में जो है सब कुछ काम ख़राब हो जाता है, स्टार्टिंग में मान लिया जाता है। तो यहाँ पर फिर ये भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव आएंगे वो 293 हो गए ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और 93 प्रिंस, मतलब जो राजा मजवाड़े जो राजा वगैरह होते ना वहाँ से, जो राजा के अंडर स्टेट्स थी, क्योंकि पूरा देश तो गुलाम था नहीं, कुछ स्टेट्स राजा के अंडर थी। 93 स्टेट्स, जो 93 मेंबर्स आते ये संविधान सभा बनाने के लिए, वो प्रिंसली स्टेट्स से यहाँ थे जहाँ पे राजा वगैरह का शासन हुआ करता था। और 293 कहाँ से आते? जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने थे। और जो इलेक्शंस होने थे वो भी इन 293 सीट्स में इलेक्शन वगैरह होने थे। तो फिर उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, और यूनियन गवर्नमेंट को बात करें उसको कम पावर दी गई थी। फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इस तरह की पावर दी गई थी। मतलब जो यूनियन सेंटर में जो सरकार बननी थी ना वो बड़ी वीक बननी थी। इस तरह के रिकमेंडेशन यहाँ पर आए थे। जो एंड में क्या होता है, आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ही इस कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें इसे रिजेक्ट कर दे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान स्टार्टिंग में ठीक चला दोनों के लिए, बाद में दोनों इसको रिजेक्ट कर लेते हैं। यह होता है कैबिनेट मिशन प्लान में। अब कैबिनेट मिशन प्लान आपको बताना चाहूँगा, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन हिस्ट्री की, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, आप जाके वीडियोस देख सकते हो।
अब इसके बाद क्या होता है, एटलीस्ट अनाउंसमेंट आती है फरवरी 1947 को। यहाँ पे क्या होता है, कहा जाता है कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया छोड़ के चला जाएगा। 30 जून 1948 तक ब्रिटेन जो है वो इंडिया को छोड़ के चला जाएगा और लॉर्ड माउंटबेटन अब यहाँ पर आ जाएंगे। पहले लॉर्ड वेवल थे यहाँ पे वायसराय की बात करें, अब लॉर्ड वेवल की जगह कौन आ जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय बन के इंडिया का आ जाएगा। ये एटले अनाउंसमेंट होती है, मतलब क्लेमेंट एटले भी प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट है, तो इसको नाम दे दिया एटले अनाउंसमेंट। फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे अपने कैबिनेट मिशन प्लान देखा 1946, एक माउंटबेटन प्लान आता है 1947। ये कब आता है, 3 जून को, जैसे जून प्लान भी कहा जाता है, 3 जून 1947 को आता है, 3 जून। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन की बात को उससे ज़्यादा पावर दे दी जाती है, क्योंकि इससे पहले जो भी वायसराय वगैरह आए थे ना, उनको इतनी पावर नहीं दी गई थी। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन जो है उससे ज़्यादा पावर दी गई थी, क्योंकि टाइम लिमिटेड था और कहा गया था कि सारे मैटर्स ऑन द स्पॉट सॉल्व करने और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकता है पावर को ट्रांसफ़र वगैरह करना है। और वो ट्रांसफ़र जो है वो किस हिसाब से करना है कि 2 स्टेट्स बन जाएगी, कि इंडिया बन जाएगा कि पाकिस्तान बन जाएगा। यानी कि क्लियर हो गया था कि इंडिया पाकिस्तान 2 अलग स्टेट्स बननी है, मुस्लिम मेजोरिटी हिंदू मेजोरिटी के हिसाब से। और कहा गया जो असेंबलीज़ होंगी पंजाब और बंगाल की बात करें सेपरेटली, यानी कि जो बंगाल वाला पोर्शन है और जो पंजाब वाला पोर्शन है, इनको 2 अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। और कहा गया आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप पार्टीशन चाहते हो नहीं चाहते। जब उन्होंने कहा हाँ चाहते हैं, इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पाकिस्तान में चला गया, एक इंडिया में रह गया। तो ये सब कुछ उसी टाइम हुआ था, फिलहाल पार्टीशन वगैरह करा गया था उस टाइम पर भी। एक बाउंड्री कमीशन, क्योंकि 2 अलग अलग स्टेट्स बन रही हैं इंडिया पाकिस्तान, तो बाउंड्री कमीशन भी सेट करना है। तो बाउंड्री कमीशन भी यहाँ पे सेट करा जाता है किसके अंडर, सर साइड रेडक्लिफ के अंडर जो है, रेडक्लिफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग जो है बाउंड्री कमीशन जो तैयार करा जाता है। अब आप मुझे बताओ रेडक्लिफ जो बाउंड्री है वो किस किस के बीच में आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ रेडक्लिफ बाउंड्री कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच आती है। अब प्रिंसली स्टेट जो थी उन्हें, अब देखो ये तो होगा ना सिंपल, जो ब्रिटिश प्रोविंस के अंडर था उन्होंने कहा दिया कि आपकी अपनी मर्जी, इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ, इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग सेपरेट स्टेट बनकर आ जाएंगी। लेकिन जो राजाओं के अंडर स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, उस टाइम पे 560 प्लस जो है प्रिंसली स्टेट्स रहा करती थी, मतलब 560 ज़्यादा ऐसी जगह थी जो राजा महाराजाओं के कंट्रोल में थी। इनको कहा गया कि आपकी अपनी मर्जी है, आप अगर फ्री इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, इंडिया में जाना चाहते हो इंडिया में चले जाओ, पाकिस्तान में जाना चाहते हो पाकिस्तान में चले जाओ, आपकी अपनी मर्जी है। और जो अर्ली डेट थी इस प्लान के अकॉर्डिंग 30 जून 1948 वगैरह को, तो उसे एक अर्ली जल्दी से जल्दी जो यहाँ पे डेट जल्दी जल्दी जो पावर वगैरह ट्रांसफ़र करना था। अब फाइनल आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें जो भी माउंटबेटन प्लान में जो भी प्रोविजंस वगैरह थे उसे पास कर दिया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और एक एक्ट पास कब होता है, 18 जुलाई 1947 को ये एक्ट पास हो जाता है। और कहा जाता है ये एक्ट लागू कब से होगा, ये 15 अगस्त से एक्ट लागू हो जाएगा, यानी कि इंडिया जो है 15 अगस्त को आज़ाद हो जाएगा। तो डे ऑफ इनैक्टमेंट 15 अगस्त होता है, तभी 15 अगस्त को आज़ादी मिलती है। ऐसे जो एक्ट था पास कब हो गया था, 18 जुलाई को। जैसे हमारा आर्टिकल 370 की बात करें वो 5 अगस्त को राज्यसभा में पेश हुआ था, 6 अगस्त को वहाँ पे होता है, ऐसे करके 9 अगस्त को सब कुछ साइन वगैरह हो गया था। लेकिन फाइनली यूटी कब बनी थी, 31 अक्टूबर को, जो इनैक्टमेंट डेट थी। वैसे यहाँ पर भी है कि 18 जुलाई को एक्ट पास हो गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, लेकिन फाइनली उसकी इनैक्टमेंट डेट कब रखी गई थी, 15 अगस्त। जैसे हमारा संविधान 26 नवंबर को हो गया था, लेकिन डेट ऑफ इनैक्टमेंट या इन्फॉर्मेंट्स कब थी, 26 जनवरी थी। इसी तरह से यहाँ पे भी रखा गया था। तो 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हो, तो हम कहते हैं ना, क्योंकि उस दिन डे ऑफ इनैक्टमेंट था इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का। वो इसके बाद वही वायसराय अलग अलग हो जाएंगे, वायसराय की जो सीट थी वो खत्म हो जाएगी, इंडिया पाकिस्तान 2 सेपरेट में बन जाएगा। इस तरह का यहाँ पे सब कुछ रखा गया था। तो कोई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी समझ आ रहा होगा। इसके बाद फाइनल चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स की तरफ। 15 अगस्त 1947 तक जो प्रिंसली स्टेट्स की बात करें, सभी के सभी आपको कहा ना 560 प्लस थी, लगभग 550 के करीब जो थे वो सारों के सारे जो थे उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो जो 560 प्लस की बात करी मैंने आपको, 560 के करीब करीब जो प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने इंडिया को पहले ज्वाइन कर लिया था। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की बात करें, बस इन्होंने अभी तक ये फिलहाल फ्री रह रहे थे। अभी तक इन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करते ना इंडिया को ज्वाइन करते, बाकी सब ने इंडिया को ज्वाइन कर ही लिया था। यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन कर ही लिया था बाकी सभी ने। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या है कि इंडिया में एक्सेड करना है, इंडिया का हिस्सा हमको बनना है, उसका इंटीग्रल पार्ट बनना है। लेकिन आपको पता है फाइनली पाकिस्तान जो, अगर कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान वहाँ पे एंट्री किया जा रहा था, तो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से सपोर्ट मांगी थी। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह कश्मीर से इंडिया जम्मू आ गए थे। और वहाँ पे महाराजा हरि सिंह की बात करें, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जिसके बाद जो कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात करें वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। जूनागढ़ की बात करें, जो आज के टाइम पे साउथ वेस्ट इंडियन एंड है गुजरात का, हालांकि पहले बॉम्बे वगैरह एक साथ हुआ करता, तो बाद में वो भी बन गया था गुजरात में। तो हालांकि आप तो गुजरात का हिस्सा ही वाला। जूनागढ़ की बात करें, फेब 1948 को इसने भी इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। पहले जूनागढ़ का जो राजा था वो मुस्लिम था और बाकी मेजॉरिटी में हिंदू वहाँ पे थे, वहाँ पे क्लैशेस पड़े थे। फाइनली जूनागढ़ ने भी जाके तो इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। और हैदराबाद की बात करें, ऑपरेशन पोलो चला था। और फाइनली सितंबर 1948 को भी जो हैदराबाद जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया था। तो ये सारे जो 3 आपको मैंने बताया कि ये इंडिया का पार्ट नहीं थे, अलग से रह रहे थे, इसमें सारे गेम किसके थे यहाँ पे इंडिया का हिस्सा बनाने में इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होता है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बना हुआ है। क्यों स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, इसी को लेकर, इसी बात को लेकर कि उन्होंने यूनाइट करा था इंडिया को, कई सारे जो प्रिंसिपल स्टेट्स उनको इंडिया में लाने का काम करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आपको पता पहले होम मिनिस्टर भी वही थे इंडिया के। तो
फिलहाल जो आप बाकी तो आप सभी को पता ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री भी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको हिस्ट्री की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लगी थी। और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, ओनली बोर्ड आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें, आप JKSSB के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे ये जो जनरल अकाउंटिंग की बुक है, इसका फ्री ई बुक है, आपको PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और ओली बोर्ड की एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कई तरह का स्टडी मटेरियल वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिलता है, और मॉक टेस्ट भी कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रहते हैं, तो आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशन को। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू। जय हिंद।